गुड आफ्टरनून सर। हम लोग अकाउंट्स में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कंसाइनमेंट। नाउ आप लोगों के लिए एकदम नया है क्योंकि आपने कभी पहले इस तरीके का कुछ किया नहीं। अब ये है क्या, पहले ये समझिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नाउ थ्योरी में जाने के पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझो, चीज को समझिए। कंसाइनमेंट है क्या? सपोज करिए मेरा एक शॉप है मिस्टर एडी, मेरा एक शॉप है सर कोलकाता में, ठीक है। और मैं वहां से गुड्स को क्या करता हूँ सर, सेल करता हूँ। करेक्ट है, ये हम लोग काम करते हैं। बट अब मेरे को लगता है कि मेरे को अपना बिजनेस को और फैलाना है, लेकिन मेरे पास उतना बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है और उतना मेरे पास फिनांस भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि मैं अलग अलग स्टेट में जाके अपनी दुकान करूं और उसको मैनेज करूं। तो हम लोग क्या करते हैं सर, सपोज करिए मिस्टर बी मुंबई में है और ये क्या है, इनकी वहां पे एक शॉप है या ये अपने यहाँ पे एक रिटेल आउटलेट खोल के रखे हैं, वो वहां पे काम करते हैं और ये दूसरों का गुड्स भी बेचते हैं ऑन कमीशन बेसिस। तो मैंने सर, मिस्टर एडी ने मिस्टर बी को कांटेक्ट किया कि भाई अगर मैं आपको अपना गुड्स सेंड करूं, गुड्स क्या करूं, सेंड करूं, तो क्या आप मेरा गुड्स को सर सेल करिएगा? तो मिस्टर बी पूछा भाई सेल तो कर देंगे लेकिन मेरा क्या फायदा होगा। मैंने उनको बोला कि आप जितना सेल करोगे मैं उसके बेसिस पे आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। तो मिस्टर बी एक और बात बोले कि कल को अगर कोई गुड्स नहीं बिका तो मैं क्या करूंगा। तो हमने बोला कि जो अनसोल्ड गुड्स रहेगा, जो आपको लगेगा कि नहीं बिकेगा, वो आप मेरे को वापस रिटर्न कर देना। तो मतलब मिस्टर बी का कोई तरीके का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अच्छा, मिस्टर बी ने ये भी पूछा कि आप जब सेंड करोगे तो सेंड करने का कुछ एक्सपेंस लगेगा आपका, वो कौन बियर करेगा? भाई गुड्स किसका है, एडी का। तो एक्सपेंस भी कौन बियर करेगा सर, एडी ही बियर करेगा। यस और नो? उसी तरीके से भेजते वक्त हो सकता है कि गुड्स लॉस इन ट्रांजिट हो जाए, ये कौन बियर करेगा सर? अगेन मेरा गुड्स है, मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं मिस्टर बी को कि आप मेरे लिए सेल करिए, तो ये लॉस इन ट्रांजिट भी मोस्टली हम ही बियर करते हैं, एडी ही बियर करता है, अनटिल अनलेस कोई अलग टाइप का एग्रीमेंट हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये ध्यान रखिए। अच्छा, मेरा गुड्स जब इनके पास पहुंचेगा तो इन गुड्स के ऊपर कुछ एक्सपेंस लगेगा, एक्सपेंसेस लगेगा। अच्छा, ये एक्सपेंस वहां पहुंचने के बाद लग रहा है तो डेफिनेटली कौन पेमेंट कर रहा होगा, बी पेमेंट कर रहा होगा। तो एक्सपेंसेस बाय मिस्टर बी ऑन गुड्स ऑफ मिस्टर एडी, कुछ खर्चे लगेंगे। तो बोला उन खर्चों का क्या होगा? भाई उन खर्चों का ये होगा कि भाई हम ही देंगे क्योंकि मेरा गुड्स है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर ये खर्चा हम उसको बोल दें कि आपको बियर करना है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी बोलेगा मेरे को जो कमीशन मिल रहा है उससे ज्यादा तो खर्चा भी हो सकता है, तो वहां पे सर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा चीज का अकाउंटिंग हम लोग को सीखना। नो, मिस्टर बी मेरे लिए किस बेसिस पे काम कर रहा है? कमीशन बेसिस पे। अच्छा, ओनर कौन है गुड्स का, पहले ये बताओ। गुड्स का ओनर मिस्टर एडी है। तो सर जी जो ओनर होता है गुड्स का उसको यहाँ पे बोला जाता है कंसाइनर, एंड ही इज नथिंग बट द प्रिंसिपल। वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और जो बंदा मेरे लिए गुड्स को सेल करेगा और कमीशन रखेगा, जिसको मैं गुड्स सेंड कर रहा हूं, मिस्टर बी, उसको हम लोग बुलाते हैं सर कंसाइनी। एंड ही इज बेसिकली ये कौन है सर जी? एजेंट है। इसका क्या गुड्स पे कोई अधिकार है, राइट है? नहीं, कोई अधिकार नहीं। हाँ, एक अधिकार रख सकता है ये, अगर हम इसको कमीशन नहीं देते और पैसा ले लेते हैं तो जो बैलेंस गुड्स बचा होगा इसके पास, वो बोलेगा हम तभी रिलीज करेंगे जब आप मेरे को मेरा कमीशन वापस देंगे।
कमीशन पेमेंट करेंगे। तो ये सारा चीज वो बाद में आता है उसके बेसिस पे। अपने को सर इसमें क्या करना है, अपने को इसके अंदर में सर जी इनकी अकाउंटिंग करनी है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनता है। वो कैसे बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, लॉस्ट इन ट्रांजिट का एंट्री क्या होगा, कैसे कमीशन कैलकुलेट होगा, ये सारा चीज का बात हम लोग को यहाँ पे करना है ना। लेकिन एक चीज तो समझ में आता है कि कंसाइनमेंट एक अलग टाइप का चीज हो गया, जिसके अंदर में भाई हम अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरे लोगों का मदद लेते हैं। बेसिकली डीलरशिप बिजनेस हो गया एक तरीके का। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा चीज है कि एक्सपेंसेस भी कंसाइनर ही बियर करता है। जितना खर्चा है, जितना लॉस है, सब वो बियर करता है। सिर्फ एजेंट एक ही चीज के लिए है सर, एजेंट को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है बेसिकली। तो ये सारा चीज का एंट्री हम लोग को करना होगा। सेल और कंसाइनमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, सोच के देखो। सेल में बायर और सेलर दो पार्टी होता है, कंसाइनमेंट में दो पार्टी का नाम क्या, कंसाइनर एंड कंसाइनी। अच्छा, सेल जब करते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यस और नो। कंसाइनमेंट में हम आपको गुड्स भेज रहे हैं, तो क्या आप ओनर हो जाएंगे गुड्स के? नहीं सर, गुड्स आज भी कंसाइनर का ही रहेगा। वो कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा, जब कंसाइनी उसको बेच देगा, तब ये चीज होगा। थर्ड, सर जी अगर कोई अनसोल्ड गुड्स रह गया तो सर जी आप मेरे को रिटर्न कर सकते हैं कंसाइनमेंट में, हाँ आप दे सकते हैं वापस मेरे को। लेकिन क्या सेल में आपने एक बार सेल कर दिया और सामने वाला के पास गुड्स रह भी गया तो क्या वो आपको रिटर्न कर सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब वो बंदा उसको खरीद चुका और रिस्क ट्रांसफर हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंसाइनमेंट में हम लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बेसिस का है। और यही चीज ये सेल में जब होता है तो बेसिकली डेटर एंड क्रेडिटर का हो जाता है। जो सेल करता है वो आपसे रुपया लेगा और जो परचेज कर रहा है वो आपको रुपया देगा। तो परचेजर के बुक्स में आप क्रेडिटर बन जाते हो और सेलर के बुक्स में आप वो डेटर बन जाता है। समझ गए चीज को? तो अब अपने इसके ऊपर कुछ बातें हैं, करते हैं। फिर सम्स कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज का हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले कुछ थ्योरी दी है इंस्टीट्यूट ने, उसके ऊपर बात की जाए। चलिए सर, कंसाइनर आपको समझ में आना चाहिए, ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स। गुड्स कंसाइन, ये किसको भेजेगा? कंसाइनी को भेजेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अब देखिए इन्वेंट्रीज ऑफ कंसाइनर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। अकाउंट सेल्स, कंसाइनी उसको अकाउंट सेल भेजता है, डिटेल भेजता है कि भाई कितना का गुड्स बिका, कितने में बिका, कितना गुड्स बचा है, कितना खर्चा लगा उसका, कितना उसका सर जी कमीशन होता है, वो सारा चीज का डिटेल भेजेगा। डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कमीशन अर्न, कितना गुड्स बिक गया, कितना एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी मिला है, बैलेंस ड्यू और रेमिटेंस, कितना उसको आपसे लेना या अब आपको उसको कितना देना और कितना उसने आपको भेज दिया, ये सारा चीज का डिटेल। समझ गए चीज को? मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट, चलिए सर। टू कंसाइन मीन्स इज टू सेंड। कंसाइनमेंट का मतलब क्या हो गया? कंसाइनिंग करने का मतलब भेजना। इन अकाउंटिंग द टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट रिलेट्स टू द अकाउंट dealing with a situation where one person or firm send goods to another person or a firm on the basis that the goods will be sold on behalf of at the risk of the former। हम आपको गुड्स भेज रहे हैं, किस लिए? कि आप उसको मेरे बिहाफ में बेचिए। द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। द पार्टी विच सेंड्स द गुड्स is known as the consignor and he is basically the principal. The party to whom the goods are sent is the consignee, that is the agent. The ownership of the goods, that is the property in the goods, remains with the consignor or the principal, वो उसी के पास है। The agent or the consignee does not become their owner even though goods are in his possession. On sale, of course, the buyer will become the owner. जिसको बेचेगा फिर वो बंदा ओनर बन जाएगा। The consignor does not send an invoice to the consignee. He sends only a pro forma invoice, a statement that looks like an invoice but is really not one. Pro forma मतलब इनवॉइस के फॉर्मेट में आपको वो डिटेल भेजेगा कि एक्चुअली वो कितने में क्या बेच रहा है। The object of the pro forma invoice is only to convey information to the consignee regarding particulars of the goods
सेंड। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। कंसाइनर प्रोफर्मा इनवॉइस भेजता है कि भाई हम तुमको जो गुड्स भेजे उसका क्या डिटेल्स है, नहीं है वो चीज। इनवॉइस इसलिए नहीं क्योंकि इनवॉइस एक बिल होता है जिसको हम लोग तभी इशू करते हैं जब हम लोग गुड्स को सेल करते हैं। जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है गुड्स, तो वो बेचता नहीं है, वो भेजता है, ये ध्यान रखना। आगे, यूजुअली द कंसाइनी रिकवर्स फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट। दिस हाउएवर कैन बी चेंज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टी। नॉर्मली वो लोग रिकवर कर लेता वो बंदा। It is also usual for the consignee to give an advance to the consigner in the form of cash or bills of exchange. It is adjusted against the sale proceeds of the goods. अब आप उसका 10 लाख का माल मंगा रहे हैं तो हो सकता है आप उसके अगेंस्ट में उसको कुछ एडवांस दे दे, तो वो एडवांस कैश के रूप में, बैंक के रूप में हो सकता है या फिर वो बिल्स के रूप में हो सकता है। For his work the consignee receives a commission calculated on the basis of gross sale. ये कमीशन अलग अलग टाइप के भी होते हैं, सेल पे भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा कमीशन भी होता है, कुछ स्पेशल कमीशन भी होता है, तो वो जैसा जैसा सम आएगा हम लोग वैसे वैसे सीखेंगे। फॉर ऑर्डिनरी कमीशन द कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड डेब्ट। अब अगर कोई पैसा नहीं दिया, हमने सेल किया, तो सर जी नुकसान किसका होगा? कंसाइनर का होगा, कंसाइनी का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है नाउ। लेकिन ये बैड डेब्ट भी कई बार क्या होता है सर जी, कंसाइनी बियर करता है। सर कंसाइनी कैसे बियर करेगा? अब बैड डेब्ट अगर हम बियर करेंगे, सपोज करो हम एजेंट है, हम बेच रहे हैं गुड्स को आपके बिहाफ में, तो हम जब बेच रहे हैं बाद में पैसा नहीं आता और आप बोलते हैं वो आप बियर करो, तो आपको नहीं लगता कि मेरा रिस्क बढ़ गया? ये सुनो, तो जब मेरा रिस्क बढ़ेगा तो हमको रिवॉर्ड भी ज़्यादा चाहिए, तो उस सिचुएशन में हम एक्स्ट्रा कमीशन मांगते हैं। उस कमीशन को बोला जाता है डेल क्रेडर कमीशन। क्या बोला जाता है सर? डेल क्रेडर कमीशन। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का। अब ये कमीशन किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है सर जी? ये सेल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ क्रेडिट सेल पे, अगर बोल दे क्रेडिट सेल तो सिर्फ क्रेडिट सेल, तो वो ध्यान रखना। इफ द एजेंट इज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेब्ट, ही इज टू बी पेड अ कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडर कमीशन। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल, नॉट merely ऑन क्रेडिट सेल until unless agreed। अगर बोल दे सब में कि डेल क्रेडिटर कमीशन सिर्फ क्रेडिट सेल पे होगा, तब आप सिर्फ क्रेडिट सेल पे करेंगे, अदरवाइज वो हमेशा टोटल सेल्स पे होगा, ये ध्यान रखना। पीरियडिकली द कंसाइनीज एंड्स टू द कंसाइनर, सेंड्स टू द कंसाइनर अ स्टेटमेंट कॉल्ड अकाउंट सेल्स, जो भी अभी आप पढ़े। इट सेट्स आउट द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, द कमीशन अर्न बाय द कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू द कंसाइनर। ये अपने तरफ से सारा डिटेल भेज देता है। Firms usually like to ascertain the profit or loss on each consignment or consignment to each consignee। हर एक आदमी का हम लोग अलग अलग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कि इस एजेंट से कितना प्रॉफिट हुआ, उस एजेंट से कितना लॉस हुआ, ये सारा चीज का डिस्टिंक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल? ये हमारा पूरा बात हो चुका है, अभी अभी हमने आपको बताया था। चलिए पढ़ लेते हैं। कंसाइनमेंट, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी टू द बायर, नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर टू द कंसाइनी। यहाँ पे सेल में तो सेल हो गया तो ओनरशिप ऑटोमेटिकली उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगा। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर। द कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर। अभी अभी अपने बात की कि वो अनसोल्ड गुड्स को रिटर्न कर सकता है। गुड्स सोल्ड आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर एंड द बायर एंड कैन बी रिटर्न ओनली इफ द सेलर एग्रीज, अदरवाइज आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ उसका हक है, वो रिटर्न करेगा। कंसाइनर बियर द लॉस ऑफ गुड्स हेल्ड विद द कंसाइनी। अब कोई वहां पे नुकसान होता, कुछ भी होता, सब मेरा जिम्मेदारी कंसाइनर का। लेकिन यहाँ पे बायर का गुड्स है, अब बायर का से टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, सेलर को मतलब नहीं है। द रिस्क पासेस विद डिलीवरी। इट इज द बायर हु विल बियर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। The relationship between consignor and consignee is that of principal and agent। यहाँ पे creditor debtor दो पार्टी वाला लिखा नहीं है, तुम ध्यान रख लेना। Expenses done by the consignee to receive the goods and to keep it safely are borne by the consignor unless there is any other agreement। वो खर्चा कौन बियर करता है? हम खुद। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बायर, जैसे ही गुड्स सेल हो गया, आप ले गए, उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई भी खर्चा लगता है तो कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा, सेलर बियर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाता है। नाउ सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग कब देते हैं सर? जब हम लोग किसी को सर जी सेल कर दिया, उसका पैसा बाकी है, लेटर हो गया,
तो उस सिचुएशन में जब वो हम लोग को पेमेंट करता है तो हम लोग उसको सर जी बोलते हैं ठीक है तुम कम दे देना। तो बेसिकली लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है जो पहले से है, एक इंसेंटिव दे रहे हैं सामने वाले को, भाई जल्दी पैसा दे दे थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे, डेट इज व्हाट। कमीशन क्या हुआ, क्या पहले से डेप्ट है? नहीं, जब वो सेल करेगा तब उसको कमीशन मिलेगा, यस और नो। तो डेट इज व्हाट, हम लोग को डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं और कम देते हैं तो हम लोगों को रिसीव होता है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना। चलो, डिस्काउंट किसको दिया जाता है सर जी? जो बायर है उसको हम लोग डिस्काउंट देते हैं। रिसीव किससे होता है? जो सेलर है, जो जिस बंदे से हम लोग खरीदे हैं सर जी, उससे हम लोग को डिस्काउंट रिसीव होता है। कमीशन में बी डिफाइंड एज रेम्युनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय और एजेंट relating to services performed in connection with sales, purchase, collection or other types of business transaction and it is usually based on a percentage of the amount involved। उसके बेसिस पे डिस्काउंट वैसा नहीं होता है, हिसाब से हम लोग जो भी कुछ होता है और वो पहले से एग्रीड होता है, कमीशन इतना परसेंट होगा। कमीशन अर्नड इज अकाउंटेड फॉर एज एन इनकम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कमीशन अलाउड और पेड इज अकाउंटेड फॉर एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ द पार्टी अवेलिंग सच फैसिलिटी और सर्विस। नॉर्मल है। The term discount refers to any reduction or rebate allowed and is used to express one of the following situation। क्या? An allowance given for the settlement of debt before it is due, that is cash discount। आप टाइमली पेमेंट करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट, ज़्यादा जल्दी पेमेंट कर दीजिए। An allowance given to the wholesaler or bulk buyers on the list price or retail price known as trade discount। कोई बंदा बल्क में गुड्स खरीदता है बड़े लेवल पे तो हम लोग उसको डिस्काउंट देते ना कि तुम ज़्यादा खरीद रहे हैं। A trade discount is not shown in the books of accounts। को लिखा ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हम लोग माइनस कर देते हैं, उसका कोई एंट्री नहीं होता है। बाकी जो डिस्काउंट होते हैं उनका एंट्री होता है। एंड इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड डिस्काउंट। अब अपने को अकाउंटिंग करना है कंसाइनमेंट अकाउंट का, यहाँ से अपना बात होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज क्लियर होना चाहिए। पहले आप यहाँ तक देखिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। No sir, accounting for consignment transactions and events in the books of consignor। इसको करने के पहले आप चीजों को ढंग से समझे। ढंग से एक कहानी सुनते हैं, उससे हम लोग क्या है सर जी कुछ अकाउंट्स बनाना सीखेंगे और हम लोग खुद फिर जर्नल एंट्री सीख जाएंगे। चीज को ढंग से देखिएगा। सपोज करिए एक एग्जाम्पल उठा रहे हैं, ढंग से देखिएगा, ठीक है। Mr. X sends 1000 units at the rate ₹10 to Mr. A। अच्छा, Mr. X of Kolkata send 1000 units at the rate ₹10 to Mr. A of Mumbai। आपको ये समझ में आना चाहिए कंसाइनमेंट का चीज है। उनको भेजा उसने, कितना यूनिट्स भेजा? 1000। कितना रुपया करके सर? 10 रुपया करके। अब जब भेजा तो भेजते वक्त कुछ खर्चा लगेगा, यस और नो। अब सर जो खर्चा लगा, एक्सपेंस जो लगेगा भेजने का, कुछ तो खर्चा लगेगा। अब चीज को ढंग से समझना। कंसाइनमेंट में एक्सपेंस दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको नॉन सेलिंग एक्सपेंस भी बुलाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, जो बार बार नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा होता है सर इनडायरेक्ट, किसी भी नाम से लिख के दे सकता है, और सेलिंग एक्सपेंसेस और रेकरिंग एक्सपेंस। ये ध्यान रखिएगा। अब ये एक्सपेंसेस होते क्या है पहले ये समझो। सर जी डायरेक्ट, नॉन सेलिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होता क्या है? जो एक ही बार लगता है उसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं, जो बार बार नहीं लगता रहता। ना अपने इसको कंसाइनमेंट के लिए समझना होगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच द गोडाउन
of the consignee is known as direct expense. कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने तक का सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। गोडाउन में पहुंचने के बाद जो खर्चा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां अगर लिखना होगा तो एनी एक्सपेंसेस incurred after the goods reach the godown of consignee। आपके गोडाउन में पहुंचने के बाद का खर्चा क्या हो गया? इनडायरेक्ट। दोनों को डिवाइड करने का क्या मतलब है? आप तो बोले सारा खर्चा कंसाइनर ही बियर करेगा, दरकार है। क्या दरकार है वो यहां पता चल जाएगा अब आपको। पहला, नो सर, इट इज इंक्लूडेड in the value of stock। मतलब सर लॉस्ट इन ट्रांजिट को कैलकुलेट करते वक्त, गुड्स इन ट्रांजिट को कैलकुलेट करते वक्त, अनसोल्ड गुड्स जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको कैलकुलेट करते वक्त ये सारे खर्चे इसमें ऐड होंगे। ये ध्यान रखना, इन खर्चों को इसके अंदर में ऐड किया जाएगा। दे आर इंक्लूडेड। दीज एक्सपेंसेस दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इसलिए डिवाइड करना बहुत जरूरी है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ये ध्यान रखना पहला चीज। अब सर क्योंकि अब आपको ये पता चल गया कि एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो अब आप चीज को समझिए। हम कंसाइनर है, आपको गुड्स सेंड कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा, हम आपको गुड्स सेंड किए, कितना यूनिट्स? 1000 यूनिट भेजे 10 रुपया करके, ठीक है। अब भेजने का मेरा कुछ खर्चा लगा होगा, तो मिस्टर एक्स इनकर्ड, चीज को ढंग से देखिएगा सर जी, ₹500 एस कैरेज। भेजने का खर्चा लगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कैरेज कितना लगा? 500 रुपया। एंड ₹300 एस इंश्योरेंस। रस्ते का इंश्योरेंस भी कराए, कल को गुड्स खराब हो गया तो, कुछ नुकसान हो गया तो उसके लिए हमने इंश्योरेंस करवाया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 500 और 300 खर्चा लगा है, ये खर्चा पहले ये बताओ किसका लगा है? कंसाइनर का। ये सुनो, हम लोग कंसाइनर के बुक्स में एंट्री करेंगे। मेरे बुक्स में एंट्री हो रही है, मैं कंसाइनर हूं, मेरे बुक्स में एंट्री हो रही है, मेरा खर्चा लग रहा है, तो मेरे पास रुपया आएगा कि जाएगा? सर मेरा रुपया जा रहा है, तो टू बैंक हो गया, यस और नो। खर्चा डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह है, तो खर्चा डेबिट होता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब समझ गए? अच्छा, दूसरा चीज बताओ, ये खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? रैकरिंग है कि नॉन रैकरिंग है? सेलिंग है कि नॉन सेलिंग है? सबसे पहला चीज, क्या गोडाउन में पहुंच गया है? नहीं, अभी रास्ते का खर्चा है। तो उस सिचुएशन में ये जो खर्चा है, ये सर जी इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट, नॉन सेलिंग और नॉन रैकरिंग एक्सपेंस। अब समझ गए चीज को? मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा सर जी बेसिकली कैरेज, इंश्योरेंस का खर्चा ट्रांजिट का, भेजने का। अगर कोई ऑक्ट्रॉय और भी लगा हो, मतलब ऑल एक्सपेंसेस, बेसिकली एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, जो शुरुआत में उसका खर्चा लगता है गुड्स को सेंड करने का। वाइल सेंडिंग द गुड्स विल बी ट्रीटेड एज नॉन सेलिंग, नॉन रैकरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब समझ गए चीज को? क्लियर है?
अब चीज को समझो, हमने गुड्स सेंड किया। अब जब हम गुड्स को सेंड किए तो आपको क्या लगता है, सारा गुड्स एज इट इज उसके पास पहुंच गया कि कुछ नुकसान हो सकता है? हो सकता है सर। अब चीज को समझो, लिखते हैं यहां पे 100 यूनिट्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस है, एंड द इंश्योरेंस कंपनी पेड रुपीस। अब बताओ कितना यूनिट डिस्ट्रॉय हुआ, पहले ये देख लो। 100 यूनिट। पेड 700, उन्होंने 700 रुपया दिया। तो अब तुमको ये देखना पड़ेगा कि जो रास्ते में नुकसान हुआ, लॉस्ट इन ट्रांजिट, उसमें आपको एक्चुअली नुकसान कितना हुआ, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट खर्चा है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मेरे को लॉस्ट इन ट्रांजिट निकालना हो, कितने का नुकसान हुआ, तो तुम मेरे से बात करो एक बार। बेटा कितना यूनिट का नुकसान हुआ? 100 यूनिट। एक यूनिट कितने का था? 10 रुपया। अब ढंग से देखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, ढंग से देखिएगा। कितना यूनिट्स? 100 यूनिट्स। कितना रुपया करके सर जी? 10 रुपया करके। तो कितने का गुड्स का नुकसान हुआ? 1000। साथ में क्या कोई भी डायरेक्ट खर्चा लगा था इन गुड्स के ऊपर? हाँ लगा है सर। कितना सर जी? 2 चीज का खर्चा लगा है, एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, भेजने का, कैरेज, साथ में इंश्योरेंस का खर्चा लगा। ये जो ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस का खर्चा है सर, क्या ये सिर्फ 100 यूनिट पे लगा था? पहले ये बताइए। नहीं, हम सेंड किए थे 1000 यूनिट, तो पूरे 1000 यूनिट पे लगा होगा, यस और नो? अच्छा, हमारा कितना सर जी कैरेज और ट्रांसपोर्ट का लगा? 500 रुपया। कितने यूनिट पे? 1000। क्योंकि ये डायरेक्ट खर्चा है तो ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आएगा। अब चीज को ढंग से देखना, 500 रुपया लगा 1000 यूनिट पे, थोड़ा यहां ध्यान देना। 1000 यूनिट पे 500 रुपया, तो एक यूनिट पे 500 डिवाइडेड बाई 1000, कितना यूनिट नुकसान हुआ है? 100। तो 100 पे कितना लगा होगा? करेक्ट है, यूनिटरी मेथड, नथिंग एल्स। हम लोग इसका एक दूसरा मेथड भी सीखेंगे, बट राइट नाउ तो हम लोग को सर अभी जो है वो करना होगा। 10, तो बेसिकली सर 50 रुपया ट्रांसपोर्ट का। इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते थे, 1000 में से 100 का नुकसान हुआ मतलब 10%, तो 500 का 10% करते तो भी 50 रुपया ही आता आपका नॉर्मली। अब इंश्योरेंस देखिए कितना है? 300। चलिए इसका भी बात करिए। 300 रुपया कितना यूनिट पे? 1000 पे। तो 100 पे कितना होगा सर? 30 रुपया। तो टोटल कितने का गुड्स नुकसान हुआ? 1080। क्या पूरा मेरा नुकसान है? नहीं, कुछ पैसा मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। तो कितना इंश्योरेंस क्लेम मिला है सर? 700। तो मेरा एक्चुअल और एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ सर जी? 380 का। ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा खर्चा नॉर्मल डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अच्छा, अब अगर हम तुमसे पूछे कि अब गुड्स कंसाइनी को मिला, मिस्टर बी है कि ए है? ए है शायद। मिस्टर ए को मिला अब गुड्स, मेरे को ये बता क्या उसको पूरा 1000 यूनिट मिला? ना, 100 यूनिट तो खराब हो गया रास्ते में। जब आपका 100 यूनिट खराब हो गया तो आपको कितना मिलेगा? 900 ही मिला। तो उस बंदे को अब 900 यूनिट मिला, ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो जैसे ही उसको मिला, अच्छा हमने किससे भेजा? गाड़ी से भेजा, प्लेन से भेजा, गुड्स किसी ना किसी चीज से तो गया है। अब उसको जैसे ही मिला तो क्या वो ऐसे करेगा और गुड्स गोडाउन में पहुंच जाएगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, उसको सर जी उसके लिए वापस एक तो व्हीकल करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा गुड्स, फिर वो वहां से उसको अपने गोडाउन में लेके जाएगा। यस और नो? तो अब आपका जो एक्सपेंस होगा, चीज को ढंग से देखिएगा। अब यहां आता है
एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, तो जो कंसाइनी का खर्चा लगा वो खर्चा सर जी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मतलब सर कंसाइनर का खर्चा तो बेसिकली डायरेक्ट ही है, सोचना ही नहीं है, लेकिन कंसाइनी का जो खर्चा है उसके ऊपर बात करो। अब खर्चे को लिखते हैं, पहले तुम बताना क्या होगा। पैकिंग एक्सपेंस, बताओ पैकिंग एक्सपेंस डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? जब गुड्स बिकता है तो हम लोग उसको पैक करके बेचते हैं, यस और नो? तो जब जब बिकेगा तब तब लगेगा। अच्छा, ये गोडाउन में जाने के बाद बिकेगा कि रास्ते में ही जब गुड्स जा रहा है, रास्ते में कोई मिल गया, भैया ले लीजिए माल जा रहा है गोडाउन में, आप पहले ही ले लीजिए? ऐसा तो होता नहीं है। गुड्स जब आपके पहुंच जाएगा गोडाउन में तब जाके सर आप उसको पैक करके बेचेंगे, यस और नो? तो दिस पैकिंग एक्सपेंस विल गो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अच्छा, आ जाइए इसी की तरीके से सेलिंग एक्सपेंस, बताइए कहां जाएगा? लिख के ही तो दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस है, सेल करने का खर्चा, सेल गोडाउन में जाके ही होगा, तो ये भी कहां जाएगा सर आपका? रेकरिंग और इनडायरेक्ट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? बैड डेब्ट, पैसा डूब गया। ये खर्चा कब होता है? जब हम लोग सेल करते हैं। सेल जब करते हैं वो सामने वाला पैसा नहीं देता तब बैड डेब्ट होता है, तो सेल के बाद ही हुआ ना, और बैड डेब्ट तो बार बार होगा, हो नहीं होता है। अगेन यहीं पे कमीशन, ये भी तो एक खर्चा है। ये जो कमीशन है अगेन बताओ, बार बार लगेगा, जैसे जैसे सेल होगा वैसे वैसे लगेगा। अगेन इन सबको नॉर्मली पीएल में जब आप डेबिट करते थे, कंसाइनमेंट में डेबिट कर दीजिएगा। खर्चा है, डेबिट होगा। ये पैसा मेरे से कौन रिकवर करेगा? कंसाइनी रिकवर करेगा, क्योंकि अपने बात कर चुके हैं कि जो भी खर्चा लगेगा कंसाइनी का वो किससे रिकवर कर लेगा? कंसाइनर से रिकवर कर लेगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। तो वो चीज वो रिकवर अनटिल अनलेस अदरवाइज एग्रीड व्हाटएवर। अब आइए अनलोडिंग। अनलोडिंग क्या हुआ? गुड्स आया, शिप से भेजे हम, शिप जहाज से आया, उसको उतरवाने का खर्चा लगा कंसाइनी का। क्या गोडाउन पहुंच गया? क्या बगैर उतरे गोडाउन पहुंच जाएगा? वो तो उतारना पड़ेगा। अगेन अनलोडिंग इज डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर होता है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर? अनलोडिंग इज डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरीके से सर जी अगर लिख दे कैरेज टू गोडाउन, मतलब गोडाउन में ले जाने का उसका कैरेज का खर्चा लगा। एक व्हीकल किया, टेम्पो, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, कुछ भी किया, उसको लेके गया, उससे लेके गया, खर्चा लगेगा, यस और नो? वो खर्चा गोडाउन में लगने के पहले लगा कि बाद में लगा? बाद में लगा कि पहले लगा? पहले लगा। तो जब पहले लगा अगेन कैरेज टू गोडाउन। अच्छा, गोडाउन में पहुंच के रख दिया, अब गोडाउन का रेंट लग रहा है, तो गोडाउन का रेंट गुड्स पहुंचने के बाद लगेगा कि पहले लगेगा? पहुंचने के बाद लगेगा। जब तक आप गुड्स रखेंगे नहीं, भाड़ा देते रहेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगेन इट इज, अब समझ में आ रहा है चीज? तो इस तरीके से खर्चे दिए रहते हैं। हम लोगों को उन खर्चों को देख के समझना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब आपको चीज क्लियर हो रहा होगा खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस जो लगता है उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइड करते हैं। अब आप समझ गए नॉन सेलिंग, नॉन रेकरिंग और डायरेक्ट क्या होता है, और इनडायरेक्ट सेलिंग और रेकरिंग एक्सपेंस क्या होता है। पहले यहां तक चीजों को सेटल करिए। अब हम लोग इंस्टीट्यूट के बुक के बेसिस पे सर जर्नल सीखेंगे। समझ गए चीज को? क्लियर है? चलिए पहले आप यहां तक देखिए। नो सर, आइए जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं, बात करें ना। अभी तक जो अपने के पहले उसको सेटल कर लो। कंसाइनमेंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, सारा एक्सपेंसेस डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगा। हाँ, जब सेल कर रहे हैं, चीज को समझना, जब हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमारा पैसा कौन ले रहा है? कंसाइनी। तो हम लोग को कंसाइनी से रुपया लेना होगा, तो ध्यान रखना कंसाइनी को वहां पे अकाउंट को कंसाइनी दिखना होगा। जब हम खर्चा कर रहे हैं तो मेरा बैंक, लेकिन जब कंसाइनी खर्चा कर रहा है तो कंसाइनी हमसे रुपया लेगा तो उसका नाम आएगा, उसका पर्सनल अकाउंट आएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना हम लोग को। समझ गए चीज को? क्लियर है? अच्छा, जब हम लोग परचेज लिखते हैं तो परचेज कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में,
तो कंसाइनमेंट अकाउंट के भी डेबिट में ही आएगा जब हम लोग गुड्स सेंड करेंगे कंसाइनी को। समझ गए चीज को? क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, वो अगर हमको कोई गुड्स रिटर्न करता है तो वो उस तरीके से उसको क्रेडिट कर देगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखे, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक उसी तरीके से क्रेडिट में आएगा। चलिए अब देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या बोला। आइए, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक्स का बात हो रहा है। फॉर ascertaining the profit or loss on any transaction or series of transaction, there is one golden rule. Open an account for the transaction or series of transaction and put down the cost of goods and other expenses incurred or to be incurred on the debit side. नॉर्मल सा चीज है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो जो भी खर्चा वर्चा लगा उससे रिलेटेड वो सारा चीज डेबिट में लिख दीजिए। करेक्ट है? एंड एंटर द सेल प्रोसीड्स एट द कॉस्ट एंड ऑल्सो द as also the cost of goods remaining unsold on the right hand side or the credit side। समझ गए चीज को जो अभी अपने बात की है। The difference between the total of the two sides will reveal the profit or loss। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा तो वो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा, और अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा। There is a profit if the credit side is more बोला है। The consignor often dispatches goods to various consignees and he would be interested to ascertain the profit or loss from each consignment separately. Therefore, a separate consignment account has to be prepared for each consignment. Each consignment account is a nominal कम personal account, क्योंकि उस बंदे का नाम भी आएगा, तो ये ध्यान रखना। And constitute a profit and loss account in respect of the transaction to which it relates. चलिए, द कंसाइनर रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से चालू होता है एंट्री। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, व्हेन द गुड्स आर कंसाइन्ड और डिस्पैच, जब भेजा जाता है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखते हैं हम लोग, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चीज को पढ़ते हैं। व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड और डिस्पैच, इट इज टू बी reiterated that when goods are sent to the consignee, the transaction does not result in a sale and only the position of the goods changes। सेल तो हुआ नहीं है क्योंकि उसके पास सिर्फ गया है, अब वो बेचेगा। Therefore the personal account of the consignee is not debited, उससे अभी कोई नहीं होगा। And also sales account is not created क्योंकि सेल हुआ नहीं है। The following entry is recorded by the consignor, क्योंकि उसके यहाँ से जा रहा है। तो सर जी, consignment account debit टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब एक्सपेंस इनकर हो रहा है कंसाइनर का, तो रुपया जाएगा टू बैंक होगा और कंसाइनमेंट डेबिट होगा। समझ गए चीज को? चलिए पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, व्हेन कंसाइनर इनकर्ड सम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट, फॉलोइंग एंट्री इज रिकॉर्डेड। क्या क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सर जी सप्लायर अकाउंट, बैंक और कैश। रुपया लग रहा है तो बैंक और कैश ही रहेगा, नॉर्मली हमेशा बैंक और कैश ही आएगा। बस बैंक कैश लिख के हम लोग साइड में लिख देंगे क्या क्या चीज का खर्चा लगा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, unlike normal practice to debiting expense account first and then transferring to PL account, expenses are directly debited to consignment account। हम लोग उसको डायरेक्टली कहाँ लिख देंगे सर? कंसाइनमेंट में। ये जब तुम प्रैक्टिकली करोगे ज्यादा समझोगे, बट अभी एक बार के लिए लिख के दिया तो पढ़ लो। When advance is received from consignee, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट जो दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो पढ़ते हैं। When advance is received from consignee, the consignee may remit some advance to consignor. The following entry is recorded. बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, और अगर BR देगा तो BR अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ध्यान रखना। टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। ऑन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट सेल फ्रॉम कंसाइनी, अब वो हमको सारा डिटेल भेजेगा क्या क्या खर्चा लगा। अकाउंट सेल कंटेन्स डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाई कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड, और सारा चीज का डिटेल देगा वो अपने तरफ से। ठीक है, अब उन सब चीजों का एंट्री। सेल प्रोसीड, सेल हो रहा है सर जी, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में सेल आएगा। इनकम क्रेडिट साइड में, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करिए। रुपया किससे लेंगे सर? कंसाइनी से लेंगे, तो कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट। बैंक नहीं हो सकता क्योंकि रुपया भी उसके पास है। जब वो मेरे को रुपया भेजेगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ये ध्यान रखना। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई कंसाइनी, कंसाइनी का रुपया लगा है, कंसाइनी का तो खर्चा ही नहीं, कंसाइनी को मतलब नहीं वो मेरे से ले लेगा। अच्छा, खर्चा मेरा है, मेरा खर्चा डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, खत्म। कैश और चेक और बैंक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी एट सेटलमेंट, वो हमको रुपया भेजा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट या BR व्हाटएवर टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, ये बात सीख चुके। फॉर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हो गया सर, बैड डेप्ट एक्सपेंस है कि इनकम है सर? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। अच्छा, किसके थ्रू होगा? कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो अब रुपया हमको कम देगा,
अल्टीमेटली वो सेल को लिखा था 10 लाख का, उसमें से सर जी सपोज करिए 20,000 रुपया बैड डेप्ट हो गया, तो क्या वो हमको 10 लाख रुपया देगा? नहीं, वो 9,80,000 देगा। तो सेल जब किए थे तो हम लोग कंसाइनी को डेबिट किए थे। देखो सेल में हम लोग कंसाइनी को क्या किए थे? डेबिट किए थे 10 लाख से। अब 20,000 वो दे नहीं पाएगा, तो 20,000 से पहले उसको क्रेडिट करिए, तो इसीलिए 20,000 से वो यहाँ पे क्रेडिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हुआ तो हम लोग को कोई एंट्री पास करने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो बैड डेप्ट किसका खर्चा है? कंसाइनी का, तो वो बियर करेगा। जब मेरा खर्चा नहीं हो तो हमको कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखने का दरकार नहीं है, तो वही वाला चीज है। व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, नो एंट्री इज रिकॉर्डेड एज बैड डेप्ट इज टू बी बॉन्ड बाय द कंसाइनी फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय कंसाइनी। गुड्स ले लिया, तो अगर वो ले लिया सर जी एक तरीके का सेल टू कंसाइनी हो गया। सेल को कहाँ लिखते हैं? कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट करिए। डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, खत्म। फॉर अनसोल्ड गुड्स कंसाइनमेंट स्टॉक, इन केस ऑफ सम गुड्स, in case some of the goods on consignment sent on consignment are still unsold at the time of preparing the final accounts, the unsold inventory is recorded as consignment stock with the following entry। अब क्लोजिंग स्टॉक हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? अब कमीशन पेबल टू कंसाइनी, मेरे लिए कमीशन एक्सपेंस है, यस और नो, तो कमीशन डेबिट होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, खत्म। अब ये सारा चीज के लिए सर इन्होंने एक इलास्ट्रेशन दिया। इस इलास्ट्रेशन को करने से आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअली कर क्या रहा है ये बंदा। तो अभी तक जो जो बात हुआ मेरे हिसाब से आपको चीज क्लियर हो जाना चाहिए। इलास्ट्रेशन में मूव करने के पहले हम चाहते हैं पहले तुम इतना सेटल कर लो। नॉर्मल चीज है, कुछ नहीं है नया इसके अंदर में। तुमको मेन चीज ये ध्यान रखना है कि कंसाइनमेंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट भी है, साथ में एक पर्सनल अकाउंट भी है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो इसमें भी डेबिट होंगे, सारे इनकम्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता है तो उसमें क्रेडिट होगा। कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा वो उसके नाम पे आएगा, जो भी इनकम होगा वो उसके नाम पे आएगा, उसको जो रुपया मिलना है देना है उसके नाम से काम होगा। बैड डेप्ट हमारा खर्चा है, तो सर जी खर्चा है, लॉस है, तो हम लोग डेबिट करेंगे। और क्योंकि कंसाइनी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो रुपया कम रिकवर कर पाएगा, तो कंसाइनी को सर जी हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज। अभी इसके अंदर में क्या है, एक दो कॉन्सेप्ट और हम उन इलास्ट्रेशन में जाने के पहले चाहते हैं कि तुम उन कॉन्सेप्ट को भी ले लो। अब लॉस दो टाइप का होता है, ये ध्यान रखना। हम इसको कंप्लीट करके आज का क्लास कंप्लीट करेंगे इस पार्ट के बाद, क्योंकि हम लोग इलास्ट्रेशन अगले क्लास से करेंगे। हम चाहते हैं पहले तुम यहां तक सेटल हो लो। लॉस दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। याद रखना सम्स में अगर कुछ नहीं बोले तो लॉस हमेशा एबनॉर्मल ही होता है। बेसिकली नुकसान तो एबनॉर्मल ही होता है, नॉर्मल तो होता नहीं है बेसिकली। सर दोनों के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो इनहेरेंट होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल, वो होगा ही होगा। तो जो अनअवॉइडेबल लॉसेस होते हैं उनका कभी इंश्योरेंस नहीं होता। यहाँ पे कोई भी तरीके का इंश्योरेंस नहीं होता है, नो इंश्योरेंस फॉर नॉर्मल लॉसेस। बट ऑब्वियस है, आप सर जी एक चीज सोचिए, एक नॉर्मल बात है, हम लोग के सर से बाल गिरता है, ये सुनो, नहाते हैं तब ऐसे ऐसे करते हैं ना, या कभी बाल बातें ऐसे ऐसे करते हैं ना, दो चार तो बाल गिर जाता है। ये जो दो चार बाल है ये नॉर्मल लॉस। अब अगर कोई तेल या शैम्पू वाला बोलता है कि हम आपका बाल गिरना रोकेंगे, तो वो आपका ये दो तीन बाल जो झड़ जाता है इसको नहीं रोक सकता, 10-12 बाल को नहीं रोक सकता। वो क्या चीज का कवरेज देता है कि कभी आप ऐसे ऐसे करें और पूरा बाल ही बाहर आ जाए, ये हुआ एबनॉर्मल। इसको आपका इंश्योरेंस कंपनी कवर करता है, इस चीज के लिए वो शैम्पू है या तेल है। तो नॉर्मल चीज ऐसा हो गया, नॉर्मल लॉस वो लॉस हुआ जिसका कभी कोई कवरेज नहीं हो सकता, ये होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। कोयला एक वेट लूजिंग मटेरियल है, यस और नो। एक जगह से दूसरी जगह जब आप लेके जाते हैं तो खुद ही झड़ जाता है, यस और नो, तो वो नॉर्मल लॉस है। अब वही जिस ट्रक से जा रहा है उसके बीच में एक तो छेद हो जाए और कोयला गिर जाए, तो ज्यादा गिरा ना, वो एबनॉर्मल लॉस है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कवरेज देता है, इंश्योरेंस क्लेम इज अवेलेबल, लेकिन नॉर्मल लॉस के लिए नहीं होता, ये याद रखो। तो याद रखना नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती बुक्स में, क्योंकि ये होगा, और एबनॉर्मल लॉस का एंट्री करते हम लोग। अभी जो हम लोग इंश्योरेंस क्लेम किए
कैलकुलेट किए थे, 700 और 380 रुपया शायद हम लोग का आया था। वो जो चीज है वो एबनॉर्मल लॉस है, समझे चीज को, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ यूनिट्स कम हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओनली डिडक्ट यूनिट्स नॉट द अमाउंट। ये हम तुमको अभी बता नहीं पाएंगे नॉट द अमाउंट, ये जब तुम मेरा एक एग्जाम्पल करेगा। पहले हम लोग इंस्टीट्यूट का 2-3 सम करेंगे, फिर हम लोग अपने मैट के सम्स करेंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। यहां पे बोथ यूनिट्स एंड अमाउंट आर डिडक्टेड, ये ध्यान रखना, ये दोनों चीज होता है। यहां पे अमाउंट है ही नहीं, तो जब अमाउंट नहीं तो जर्नल कैसे करेगा, ए टू बी और अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन यहाँ ए टू बी अमाउंट के साथ होगा तो फर्क पड़ेगा ना बुक्स में, तो ये ध्यान रखना, समझे चीज को। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो मैन्युफैक्चरर डीलर खुद बियर करता है, वो कस्टमर कभी बियर नहीं करता, क्योंकि वो आपकी गलती है। नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कोई भी बंदा मैन्युफैक्चरर हो डीलर हो उसको बियर करना, उसके लिए होगा वो नुकसान, क्योंकि वो उस बिजनेस में है, तो वो उस लॉस को कस्टमर से बियर रिकवर करेगा। क्यों, क्योंकि भाई हम तुम्हारे लिए इस धंधे में आए हैं और ये तुम्हारे चलते लगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो हम आपसे रिकवर करेंगे। एक एग्जांपल देते हैं तुमको, हम सोच के देखो। सपोज करो हम 1000 कोलगेट बनाए, 1000 कोलगेट बनाए, हम ब्रश करते हैं ना कोलगेट से, वो बनाए हम। एक कोलगेट का कॉस्ट 10 रुपया था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 10,000 रुपया। यस और अब ये कोलगेट क्या है, फैक्ट्री में पड़ा था और मेरा वर्कर पी रहा था, और पी के नशे में उसने उसमें आग लगा दिया गोडाउन में। और ये जो 1000 कोलगेट है इसमें से 999 कोलगेट जल गया, डिस्ट्रॉयड। तो कितना बचा बताओ, एक। यस और अच्छा, ये जो आग लगा ये नॉर्मल लॉस क्या, एबनॉर्मल लॉस बताइए क्या है, ये एबनॉर्मल है। क्यों, क्योंकि सर ये नेचर के चलते इसका इनहेरेंट नहीं है, ये आपकी गलती है, आपका वर्कर गलत किया। यस और नो। अब ये जो एक कोलगेट है, मेरा खर्चा कितना लगा था बनाने में, 10,000। अब अगर हम ये कोलगेट आपको कस्टमर को 10,000 में बेचें, क्योंकि मेरा तो एक ही बचा है, 10,000 कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1, तो एक का कॉस्ट हम 10,000 निकाल दिए। क्या आप उस 10,000 के कोलगेट को खरीदेंगे, क्या बेच पाएंगे, और क्या मेरा बेचना जस्टिफाइड है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब यही चीज, तब ये कैसे कैलकुलेट होगा, अब 1000 में से 999 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 1 कोलगेट ओनली। यस और नो। उसी तरीके से 10,000 रुपए का था, 10 रुपया करके, तो 999 इंटू 10, 9,990 माइनस होके 10। तो अब एक कोलगेट जो बचा वो कितने में बिकेगा, 10 में। एबनॉर्मल लॉस का लॉस हमको ही बियर करना पड़ेगा, कस्टमर बियर नहीं करेगा। अब यही चीज अगर ऐसा होता कि हम 1000 कोलगेट बनाए 10 रुपया करके 10,000, और उसमें नॉर्मल लॉस है कि 10 कोलगेट खराब होगा, तो ये क्या मेरी गलती है, नहीं, ये जो बनाएगा उससे खराब होगा 10 कोलगेट। तो उस सिचुएशन में ये नॉर्मल लॉस है, तो 10 माइनस होगा तो कितना बचेगा। लेकिन अमाउंट में कुछ माइनस नहीं होगा, ये अभी भी कितना रहेगा। तो अब इसका कॉस्ट क्या होगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 990, देखिए कितना आ रहा है, 10 रुपया 10 पैसा। अब मेरा कोलगेट का कॉस्ट 10 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है। हम इस लॉस को, जो मेरा 10 कोलगेट का लॉस हुआ है, हम उस लॉस को आपसे रिकवर करेंगे। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। ये ध्यान रखिए आप लोग कि ये इस तरीके से होता है, क्लियर रहेगा चीज पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। तो इतना अगर ध्यान रहेगा तो आपके लिए आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा जर्नी। इतना सेट रखिए, बाकी हम लोग बाद में
बात करेंगे, डोंट वरी। चीज क्लियर है, सेटल्ड है सर? यहां तक पहले इसको देखिए, अगले क्लास में फिर हम लोग इलास्ट्रेशन और सम्स के ऊपर बात करेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू प्लीज।